राजस्थान में उपचुनाव की घोषणाएं अभी नहीं हुई हैं, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, पर उसके पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। अब हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, पर इसमें अब एक सीट और जोड़ लीजिए। कौन सी है वो सीट और क्या है वहां का राजनीतिक समीकरण, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। मैम, वो 7वीं विधानसभा सीट कौन सी है और वहाँ का जातीय समीकरण, राजनीतिकरण किस तरीके से हो रहा है? देखिए ऋषभ, हमेशा से एक संयोग की सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगी। एक ऐसा संयोग है, जब से नई विधानसभा बनी है वहाँ पर हमारे 200 विधायक एक साथ कभी भी नहीं बैठ पाए। हमेशा एक ऐसा आप कह लीजिए समय आ जाता है कि आकस्मिक निधन हो जाता है विधायकों का और फिर वो सीट खाली हो जाती है, वहाँ पर फिर से चुनाव कराने पड़ते हैं। ऐसी ही एक सीट अभी ऐड ऑन हुई है उपचुनाव में। 6 से 7वीं जो सीट हुई है वो है अलवर की रामगढ़ सीट, जहाँ से कांग्रेस के जुबेर खान विधायक रहे हैं और उनकी जो मृत्यु हुई है उसके बाद ये सीट खाली हो गई है। और अगर हम बात करें रामगढ़ विधानसभा सीट के इतिहास की, तो इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। पिछले 35 सालों से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, और कम से कम 6 बार त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। और इन सारे उपक्रमों को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए, इस बार भी जब से ये 7वीं सीट ऐड ऑन हुई है, सबकी निगाह इस पर बन गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस सीट की इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो जुबेर खान थे विधायक, वो और उनकी पत्नी दोनों इस सीट से विधायक रहे हुए हैं और लगातार विधायक बन रहे थे। ये इस सीट के अगर इतिहास में आप जाएंगे तो ज्ञानदेव आहूजा ने पहली बार बीजेपी के वो विधायक बने थे वहाँ पर, और काफ़ी सालों तक इन्होंने भी एक छत्र राज किया था। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 6 बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, तो अब देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर फिर से त्रिकोणीय मुकाबला बनता है कि नहीं, क्योंकि राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा है, हनुमान बेनीवाल को देख लीजिए, राजकुमार रोत को देख लीजिए। रोत अभी पिछले दिनों फिर से चर्चा में आए थे क्योंकि उन्होंने देवली उनियारा और दौसा में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, जीतेंगे नहीं तो वोट तो काटेंगे, और वोट काटेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अब ये मुकाबला इसीलिए फिर से चर्चा में है क्योंकि 6 बार जब इतिहास में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है, ज़बरदस्त टक्कर रही है, तो अब रोत और बेनीवाल क्या इस सीट पर रणनीतियां अपनाएंगे, क्या इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। और अगर लड़ेंगे तो मुकाबला वाकई में दिलचस्प होगा। अगर हम यहाँ के जातिगत समीकरणों की चर्चा करते हैं तो एक कट्टर हिंदुत्व चेहरे को चुनावी मैदान में आगे उतारती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा यहाँ पर प्रयोग किया है। एक तरीके से रामगढ़ सीट बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला सी रही है। और बात करें यहाँ पर जातीय समीकरणों की, किस जाति का प्रभाव है, तो लगभग 35 सालों से मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस उतार रही है, क्योंकि यहाँ पर इस सीट पर अगर हम चर्चा करें तो 4.5 लाख मतदाता आते हैं और उसमें मेव मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा आती है, और इसके बाद दलित मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर दलित मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है तो राजकुमार रोत के लिए भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा ये सीट पर चुनाव लड़ना, अगर वो अपना उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही तेज़ी से उभर रहे हैं, लोगों के मन में छा रहे हैं। हमने एक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पर डाला था देवली उनियारा विधानसभा सीट से, तो लोगों ने उनका स्वागत किया है उसमें कि अगर यहाँ आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो आप लोगों की मानसिकता को समझ सकते हैं, क्योंकि अब वो कांग्रेस और बीजेपी से उब चुके हैं। वो ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, तलाश रहे हैं सब तरफ कि हमें कोई दूसरा भी ऑप्शन मिले जिस पर हम भरोसा कर सकें। और राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल दोनों ही एक विश्वसनीय चेहरे हैं, लोगों के मन में जगह बनाए हुए हैं, और हो सकता है कि वो भी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारें और आगे बढ़े। बिल्कुल मैम, राजकुमार रोत जिस तरीके से अपना पैर फैला रहे हैं, लगातार विधानसभा सीटों पर आगे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सफल होते हैं तो क्या इससे भील प्रदेश बनाने की जो मांग है वो और मजबूत होगी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से भील प्रदेश की मांग को बनाने के लिए राजकुमार रोत ने ऐलान किया था, इतना बड़ा रैला उनके साथ दिखाई दिया था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे इस मांग को सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे आदिवासी नेता हैं, बाबूलाल खराड़ी जैसे नेता हैं,
और भी दूसरे नेता हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी भील प्रदेश की मांग को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार रोध को विश्वास इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जनता की मांग को आगे ले जाना चाहते हैं। समर्थन उनके साथ इसलिए है क्योंकि वो उनके बीच में से उठकर आए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि किस विकास को दरकिनार करके सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति की जाती है आदिवासियों के साथ। लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है। राजकुमार रोध हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, आपने आज़ाद की जो दिल्ली वाली जो महारैली थी उसका आलम देखिए, चौतरफा इस तरीके से लग रहा था कि आज़ाद कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए हों। इतनी तादाद में वहाँ पर सब लोग जुटे थे उनका स्वागत करने के लिए, और हर कोई चाहता है कि अब आदिवासियों का, दलितों का कोई फ़ायदा ना उठाए, और ऐसे ही रोल मॉडल को अपना सपोर्ट देके वो उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए राजकुमार रोध एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बिल्कुल मैम, अगर राजकुमार रोध की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इसमें कौन सी ऐसी सीट है जहां पर उनका वर्चस्व ज़्यादा है, वो जीत सकते हैं या वोट ज़्यादा ला सकते हैं? देखिए, सीटों का नाम आपको नहीं, हमारी जनता को भी मुँह ज़बानी याद होगा। वो दोनों सीटें सलूम्बर और 84 सीट तो है ही, लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि देवली उनियारा और दौसा से भी वो लड़ रहे हैं चुनाव, प्रत्याशी अपना उतार रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनको प्यार सपोर्ट मिलेगा। जीत की सुनिश्चितता तो नहीं है, लेकिन परिणाम को प्रभावित करने के लिए वो हर प्रयास करेंगे, उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के वोट कटेंगे वो अलग, और जिस तरीके से हम अब 7वीं सीट की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर दलितों की भी संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर अगर हम दूसरे जातिगत समीकरण देखें तो राजपूत, जाट, गुर्जर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। ब्राह्मण, वैश्य और इन सब के साथ अगर वो समीकरणों को साधते हुए वहाँ पर कैंडिडेट उतारते हैं तो वहाँ भी उनके लिए पक्ष में आ सकते हैं रिजल्ट्स। बिल्कुल। अब बात करें मैम दौसा विधानसभा सीट की, तो वहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का भी वो गढ़ है, पायलट का भी वर्चस्व वहाँ जाता है। इसमें कैसी लड़ाई रहेगी? क्या दोनों के बीच आपसी टक्कर और बढ़ सकती है? देखिए, ये मुकाबला जितना आप टक्कर वाला बता रहे हैं उतना ही मुझे एक तरफा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ होने के बावजूद वहाँ मुरारी लाल मीणा जीत गए, और जिस तरीके से सब चीज़ें देखी जा रही हैं, उनकी नाराज़गी की जो वजह सामने आई है, वो वही लोग हैं जिनके सामने उन्होंने वोट मांगे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा, बाबा ने यही कहा कि मैंने जिस जनता के भरोसे मोदी को दौसा बुला लिया, घर घर सबके संदेश पहुंचाने के लिए, आपने उनको प्यार नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं दिया, विश्वास नहीं जताया, तो मैं आगे क्या किसी के लिए काम करूंगा। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा भी अब थक चुके हैं। हालांकि जनता के लिए वो हमेशा अवेलेबल हैं, हर तरह के लिए आवाज़ उठाने के लिए। पेपर लीक में जिस तरीके से वो एक्टिव हैं अभी तक, और माफियाओं को पकड़वाने के लिए नित नए सबूत पेश कर रहे हैं, तो तमाम तरह के काम वो कर रहे हैं। लेकिन टक्कर वाली जहाँ बात आती है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि शायद अब कोई टक्कर दिखाई दे रही है। पायलट और मुरारी लाल मीणा का जो वर्चस्व है वो बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ कायम हो गया है। लोगों का नज़रिया स्पष्ट हो गया था लोकसभा चुनाव में, जो अभी इन विधानसभा उपचुनाव में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब बात करें मैम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी रंजिश पहले से ही है, पर अब उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा है। जोधपुर में अभी पायलट की जो है रैली हुई, उसके बाद लगातार चर्चा बन गई कि भाई गहलोत के गढ़ में गए और इतनी भारी संख्या में लोग दिखे, तो क्या अब ऐसा समझा जा सकता है कि गहलोत का जो ताकत थी उनकी जनता जो थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है? जिस तरीके से अशोक गहलोत डीएक्टिवेट हुए हैं, आप समझ सकते हैं लोकसभा चुनावों के बाद, और जो उनके ओएसडी ने खुलासे किए उसके बाद अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहे थे, वो काफ़ी डीएक्टिवेट हो गए थे। और पायलट और डोटासरा का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, नई जोड़ी का जो काम चल रहा है, वो आलाकमान से लेकर जनता को भी पसंद आ रहा है। और जोधपुर में जो आपने देखा वो वाकई में सच है, जनता भी अब बदलाव के मूड में है। आपने देखा होगा कि एक ही ढर्रे पर जब गाड़ी चलती जाती है तो लोग भी उकता जाते हैं उससे, लोग भी बदलाव चाहते हैं। और पायलट को गहलोत के गढ़ में प्यार मिलना उस चीज़ का सबूत है जो हम सबके सामने है। जनता वाकई में बदलाव चाह रही है, वो पायलट को प्यार देना और उन्हें सपोर्ट करना यही दर्शाता है कि अब उन्हें पायलट की नीतियों पर भरोसा हो चला है। और अशोक गहलोत ने पायलट के साथ किया, उसकी जो सहानुभूति है वो भी वहाँ पर उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जनार्दन का निर्णय क्या होता है, पर आप अपना निर्णय, आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।